नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल एम्बिशंस यूनाइटेड स्टेट्स की बॉर्डर्स और लिमिटेशंस के बहुत आगे तक जा चुके हैं। उनका अमेरिका को लेकर एक बहुत ही बड़ा विजन है। ट्रंप कई बार सोशल मीडिया पर आकर ये कह चुके हैं कि वो कनाडा को, मेक्सिको को और ग्रीनलैंड को अपनी कंट्री का हिस्सा बनाना चाहते हैं और इन सब के साथ मिलकर वो अमेरिका को या अमेरिका के एक नए एम्पायर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिसका नाम वो रखेंगे द ग्रेट अमेरिकन एम्पायर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी बात को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका कनाडा, मेक्सिको और ग्रीनलैंड को अपने हिस्से में शामिल कर सकता है? अगर करेगा तो क्या फायदे होंगे? नहीं करेगा तो क्या नुकसान होंगे? इन दोनों कंट्रीज के लिए, इन तीनों कंट्रीज का इसके अंदर क्या योगदान हो सकता है? आइए डिटेल में इसके ऊपर बात करते हैं। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान दिया और साथ में ही एक डिप्लोमेटिक मिशन भी ग्रीनलैंड भेजने का उन्होंने काम किया। वो सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मुझे सुनने में आया है कि ग्रीनलैंड के लोग मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपने छोटे बेटे ट्रंप जूनियर को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ग्रीनलैंड की सरकार से बात करने के लिए भेज भी दिया। उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड एक इनक्रेडिबल जगह है और लोगों को तभी ज्यादा फायदा होगा जब ये अमेरिका का हिस्सा बन जाएंगे। इसके साथ-साथ उन्होंने लिखा कि हम इस जगह को और यहाँ के लोगों को एक विशियस आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करेंगे और चेरिश करेंगे एंड वी विल मेक ग्रीनलैंड ग्रेट अगेन एज़ वेल। जैसे वो अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना चाहते हैं, वैसे ही वो ग्रीनलैंड के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो इसका रिप्लाई भी आना था। तो डेनिश किंग ने इसका एक रिप्लाई दिया और वो भी बड़े धमाके के साथ रिप्लाई दिया, जो हर दिन सुनने को नहीं मिलता है। उन्होंने अपना रॉयल कोट ऑफ आर्म्स बदलने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड और फेरोए आइलैंड को प्रोमिनेंटली दिखाया या उसको दिखाने की कोशिश करी, यानी कि बड़ा-बड़ा अपने रॉयल कोट ऑफ आर्म में वो ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये इलाके जो है वो डेनमार्क के ही कंट्रोल में है और आने वाले समय में भी डेनमार्क के कंट्रोल में ही रहेंगे। तो किंग फ्रेडरिक ने खुलकर कहा है कि वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के किंगडम का हिस्सा फ्यूचर में भी बना रहे। लेकिन उनके अनुसार ट्रंप या बहुत सारे लोग हैं ऐसे दुनिया के अंदर जो चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो अमेरिका का पार्ट बन जाए, अमेरिका का हिस्सा बन जाए। वहीं एलोन मस्क ने भी एक पोस्ट लिखी सोशल मीडिया के ऊपर, जिन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड के लोगों को अपना फ्यूचर डिसाइड करने का हक खुद होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो अमेरिका का पार्ट बनना चाहते हैं, यानी कि एलोन मस्क को लगता है कि वो अमेरिका का पार्ट बनना चाहते हैं। वहीं अमेरिका के एक ऑथर है जिनका नाम है रिचर्ड हनाइना, वो भी इस बात पर कमेंट करते हैं। वो कमेंट भी बहुत सुनने लायक है, मैं आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं कि एलोन मस्क की वेल्थ जो है, वो डेनमार्क के साल भर के जीडीपी से भी ज़्यादा है। अमेरिका में एलोन मस्क नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है और ग्रीनलैंड ही नहीं, दुनिया की बहुत सारी कंट्री से ज़्यादा वेल्थ इस व्यक्ति के पास मौजूद है। जो ग्रीनलैंड की जीडीपी है, उसका 50% जो बजट है, वो डेनमार्क सब्सिडाइज़ करता है और वहीं ग्रीनलैंड की जीडीपी जो है, वो एलोन मस्क की वेल्थ से भी कम है। अगर हम ग्रीनलैंड के लोगों की लॉयल्टी, यानी कि अमेरिका अगर ग्रीनलैंड के लोगों की लॉयल्टी खरीदना चाहता है, तो डेनमार्क के पास उनको कम्पीट करने के लिए कोई भी चांस नहीं है। इकलौता व्यक्ति ऐसा है जो पूरे ग्रीनलैंड के लोगों की लॉयल्टी खरीद सकता है। ट्रंप के एफर्ट्स ग्रीनलैंड तक ही सीमित नहीं है, हम ये जानते हैं। ट्रंप ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो के रिज़ाइन के बाद एक और बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम इस मुद्दे उन्होंने बोला था कि कनाडा के लोग 51st स्टेट अमेरिका का बनना चाहते हैं, उसको बनने को पसंद वो करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अब और ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट और सब्सिडीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता है, जो कनाडा को अपलोड करने के लिए चाहिए। जस्टिन ट्रूडियो इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने हाल-फिलहाल में कनाडा की ये मज़ाक या कनाडा की चुटकी लेने के लिए, उनका मज़ाक उड़ाने के लिए ये नया मैप भी शो किया, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें उन्होंने कनाडा को भी अमेरिका के हिस्से के अंदर दिखाने का काम किया। अगर कनाडा भी यूएसए के साथ मर्ज हो जाए, तो टैरिफ्स जो है कनाडा के ऊपर वो और भी कम हो जाएँगे या खत्म ही हो जाएँगे, टैक्सेस भी बहुत कम हो जाएँगे और वो रशियन और चाइनीज़ शिप्स के खतरे से भी बिल्कुल सिक्योर हो जाएँगे, जो उन्हें लगातार सराउंड करती रहती हैं। और ये ट्रंप कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। और उसके साथ वो अंत में लिखते हैं कि एक साथ मिलकर ये एक ही ग्रेट नेशन बनाएँगे और ये पूरा इलाका अमेरिका बन जाएगा एंड अमेरिका विल बिकम ग्रेट अगेन, ये उनका विज़न है। ट्रंप का अमेरिका के लोगों के लिए प्यार इतना ब्रॉड है कि वो अपनी कंट्री की फिजिकल बाउंड्रीज़ के पार जा रहा है। अब वो ग्रीनलैंड, कनाडा और मेक्सिको तक पहुँचने का काम कर रहा है और इन सभी लोगों को वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विज़न के अंदर शामिल करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग जो हैं वो इसके ऊपर सार्कास्टिक कमेंट करते हुए ये लिखते हैं कि अगर ट्रंप कनाडा और ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका का पार्ट बना लेते हैं, तो क्या उन्हें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा? क्या कनाडा को अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर शामिल भी किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो फिर भी कनाडा के अंदर से, कनाडा क्योंकि एक पूरा स्टेट बनेगा और अमेरिका के सभी स्टेट से अमेरिका की सेनेट के अंदर 2 ही लोग चुनकर आते हैं, तो पूरे के पूरे कनाडा से, पूरे के पूरे डेनमार्क से क्या सिर्फ 2-2 लोग ही चुनकर सेनेट के अंदर आएँगे या इसको लेकर कोई नया सिस्टम क्रिएट किया जाएगा? शायद ट्रंप ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं और उनका विज़न जो है वो कुछ प्यूर्टो रिको जैसा ही है।
अमेरिका प्यूर्टो रिको को भी डी फैक्टो कोलोनाइज करके बैठा हुआ है। अमेरिका इन कंट्रीज के ऊपर भी डी फैक्टो या नियो कोलोनियलिज्म एस्टेब्लिश अपनी करना चाहता है। ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 है और ये मोस्टली एक आइस कैप से कवर्ड इलाका है, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। प्यूर्टो रिको की डिसफ्रेंचाइजमेंट को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ा था, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ गवर्नेंस और अच्छे ट्रेडिंग पार्टनरशिप ही अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और ग्रीनलैंड, अमेरिका और मेक्सिको के बीच में होने चाहिए। और अमेरिका फोर्सिबली ही उनको अपनी कंट्री के अंदर शामिल करने की कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ ये दबाव डालकर इन कंट्रीज से अपनी ट्रेड निगोशिएशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप का तरीका हमेशा ट्रंपी होता है, जो हर बार एक डिबेट शुरू कर देता है, लेकिन फॉरेन इन्फ्लुएंस जैसे चाइनीज एक्सपेंशनिज्म के बारे में एक सीरियस डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। ट्रूमैन एरा में भी ग्रीनलैंड पर यूएसए का इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बातें हुई थी। आज भी वहां एक यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री बेस मौजूद है। ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क की किंगडम का पार्ट हैं, लेकिन वो सेमी ऑटोनोमस हैं और 2008 में उन्होंने ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस के लिए वोट भी किया था। अगर ग्रीनलैंड के लोग 51st स्टेट बनने के लिए वोट करते हैं और डेनमार्क के साथ एक एग्रीमेंट हो जाए, तो ये उनकी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन हमें ग्रीनलैंड के लोगों का ओपिनियन और अच्छे से समझने की जरूरत है। ये डिस्कशन वहीं पर खत्म होती है, लेकिन डिबेट अभी भी बाकी है कि ग्रीनलैंड और कनाडा के लोग क्या चाहते हैं और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर इस बात को हम थोड़ा और एक्सपेंड करें, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी कनाडा को। टैरिफ का शब्द ट्रंप के लिए सबसे सुंदर शब्द है, वो हर बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने कहा था कि मैं एक टैरिफ मैन हूं। ये टैरिफ कनाडा और मेक्सिको से यूनाइटेड स्टेट्स में आने वाले सभी गुड्स पर लगेगा। इसका फूड पर असर होगा, इसका मेडिसिन पर, कार्स पर, ऑयल्स पर, लंबर पर, कंक्रीट पर, हर चीज के ऊपर असर होगा। इन सब की प्राइसेस पर उसका असर होगा। और ट्रंप कहते हैं कि ये उनकी इनॉग्रेशन के बाद उनकी पहली प्रायोरिटी है कि वो कनाडा, मेक्सिको और आसपास के देशों के ऊपर टैरिफ बढ़ाए और चाइना भी इसके अंदर शामिल है। ये एक पुराना साइकिल है जो फिर से रिपीट होता हमको दिखाई दे रहा है और इससे अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का वार्निंग है कि इसका असर आम लोगों के वॉलेट्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि जब चीजों के ऊपर टैरिफ लगेगा तो वो टैरिफ पे कौन करेगा? आम जनता ही तो पे करेगी। यहाँ एक बड़ी दिक्कत है, डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल में पॉलिसी और पोस्चरिंग का फर्क समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कनाडा के लिए ये काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकता है, क्योंकि यूएस उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा के 67 टू 70% ट्रेड काफी हद तक सिर्फ यूएसए के साथ ही होती है। अगर 25% टैरिफ अमेरिका कनाडा के ऊपर लगा देता है, तो इसका सीधा मतलब है कि यूएस में इंपोर्टेड गुड्स पर 25% टैक्स लगेगा। अगर एक कार $40,000 की अमेरिका के अंदर आती है, तो उसकी कॉस्ट $50,000 हो जाएगी। ये टैक्स कंपनी देती है, लेकिन इसका असर डायरेक्ट कंज्यूमर की पॉकेट पर पड़ता है और यूएस गवर्नमेंट उस टैक्स का फायदा उठाती है। सप्लाई के बेसिक रूल के मुताबिक अगर प्राइस बढ़ता है, तो ज्यादा प्रोडक्शन होती है और अगर प्राइस गिरता है तो प्रोडक्शन कम हो जाती है और काम करने वाले लोगों की जरूरत भी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि लोग अपनी जॉब्स खोना शुरू कर देंगे। कनाडा के लिए ये और भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पिछले साल कनाडा ने यूएस के साथ लगभग 600 बिलियन का ट्रेड किया था, या $600 बिलियन का माल जो था वो कनाडा ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया था, जो टोटल कैनेडियन एक्सपोर्ट्स का 3/4 हिस्सा था और कनाडा के जीडीपी का 2/3 हिस्सा था। और जो कंपनीज कनाडा यूएस बॉर्डर के दोनों तरफ अपने प्लांट्स जो है उनको चलाने का काम करती हैं और फ्रीक्वेंटली पार्ट्स जो है वो एक दूसरी कंट्री के अंदर शिप करती रहती हैं, उन्हें अपनी सप्लाई चेन को कंप्लीटली रीथिंक करना पड़ेगा या 25% हायर कॉस्ट का सामना उनको करना पड़ेगा। कभी कभी एक ही प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल बार टैरिफ लग जाते हैं। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और जो सप्लाई चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या आप अपनी पूरी सप्लाई चेन यूएस के अंदर शिफ्ट नहीं कर देंगे, ताकि टैरिफ की सारी झंझट से ही आपको छुटकारा मिल जाए? फिर इसका असर एवरीडे अमेरिकन पर भी पड़ता है। कनाडा रॉ गुड्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी, लंबर, स्टील और ग्रेन। अगर ये टैरिफ लागू हो गए, तो अमेरिकन कंज्यूमर को हर चीज पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा या हर चीज को महंगे दाम के ऊपर खरीदना पड़ेगा। सोचिए यूएस कितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट करता है। यूएस गवर्नमेंट के मुताबिक 2022 में लगभग आधे फ्रेश फ्रूट्स और 90% वेजिटेबल्स इन दोनों कंट्री से ही अमेरिका के अंदर आई थी। इन सब के प्राइसेस एक रात में ही 25% इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि ट्रंप जो है वो 25% टैरिफ लगा देंगे। अगर आप एक घर बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कैनेडियन लंबर और कंक्रीट इंपोर्ट करते हो अमेरिका के अंदर। टैरिफ एक अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट ये होता है टैरिफ का, कि ये ट्रेड वॉर को शुरू कर देते हैं। पहले वो कुछ चीजों पर टैरिफ लगाते हैं, फिर हम कुछ चीजों पर टैरिफ लगाते हैं। लेकिन यूएस के साथ टैरिफ वॉर शुरू करने का मतलब एक जायंट से लड़ने जैसा होगा, कनाडा और मेक्सिको दोनों के लिए, जहां आप एक पंच मारते हैं और जवाब में 4 पंच खाने पड़ेंगे आपको। जब पिछली बार यूएस ने टैरिफ किए हार्ड बॉल को खेलना शुरू किया था, तो उसको सबसे ज्यादा असर जो था वो चाइना पर पड़ा था। कनाडा के ऊपर इसका ज़्यादा असर तब नहीं हुआ था। कनाडा सिर्फ टैरिफ के इम्पैक्ट के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी ट्रेड वॉर के लिए भी तैयार हो रहा है। जब ट्रंप पिछली बार प्रेसिडेंट थे, तो टैरिफ्स के नेगोशिएशन का हिस्सा कनाडा रहा था। स्टील और एल्यूमीनियम पर यूएस टैक्स ने रिटेलिएशन को जन्म दिया था।
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडियो ने सिमिलर टैरिफ लगाने का वादा भी किया था। उन्होंने कहा था कि हम पोलाइट हैं, हो सकता है, रीज़नेबल है, हो सकता है, लेकिन हमको दबाया नहीं जा सकता है। 2018 में कनाडा ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाए थे, केचअप पर, ऑरेंजेस पर, व्हिस्की पर। ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन स्टेट से आते थे अमेरिका के जहाँ पर रिपब्लिकन वोट ज़्यादा हुआ करता था। कुल मिलाकर इस पूरे टैक्स सिनेरियो को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है वो चल रही है आज की डेट में। अब जनवरी 20 को एक नया प्लान एग्ज़ीक्यूट होगा। जनवरी 20 को डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो दोबारा अमेरिका के प्रेज़िडेंट बनेंगे। जनवरी 20 को ये सारी टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर जो है वो शुरू होने की कगार पर सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही हमको ये देखना ज़रूरी है कि इन टैरिफ्स का असर जो है वो कनाडा पर, अमेरिका पर, मेक्सिको पर, ग्रीनलैंड पर, हर एक कंट्री के ऊपर बराबर पड़ने वाला है। अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि टैरिफ लगाने से सिर्फ़ उसका फ़ायदा होगा, वो ट्रेड को अपने पक्ष में कर लेगा, तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन टैरिफ के चलते पूरी सप्लाई चेन भी रुक जाएगी। मान लीजिए गाड़ी बनाने वाली एक कंपनी है, वो सारे के सारे गाड़ी के पार्ट्स जो है वो खुद नहीं बनाती है। कुछ पार्ट उसका कनाडा में बनेगा, कुछ मेक्सिको में बनेगा, कुछ अमेरिका में बनेगा और कहीं एक जगह जाकर उस गाड़ी की असेंबली जो है वो जोड़ दी जाएगी और गाड़ी को मार्केट में बेच दिया जाएगा। अगर अमेरिका टैक्स बढ़ाएगा तो कार्स की कीमतें भी बढ़ जाएँगी। अगर अमेरिका टैक्स बढ़ाएगा तो अमेरिका के अंदर कनाडा से जितनी भी सब्जियाँ, जितने भी ग्रेन्स, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज़ आते हैं, उनके दाम भी बढ़ जाएँगे। यानी कि अमेरिका के अंदर इसका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा असर दिखाएगा और अमेरिका में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर भी हमको देखने को मिलेगा। यानी कि ट्रम्प जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक थ्रेट दे रहे हैं ताकि वो सामने वाली कंट्री को टेबल पर लाकर ट्रेड को अपने पक्ष में करने के लिए कोई नई पॉलिसी बना ले, कोई नई ट्रेड ट्रीटी साइन कर लें। वो सच में एक ग्रेट अमेरिकन एम्पायर बनाने का ख्वाब जो है वो नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ जनवरी 20 को जब ट्रम्प अपना पहला एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर देंगे, तो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे, जिसमें हो सकता है कि वो मेक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगा दें। ये टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेड जो है या ट्रेड अमेरिका के पक्ष में जब तक नहीं हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रम्प इस टैरिफ को नहीं हटाएँगे। इसके साथ आखिर में ट्रम्प इसको एक वेज, एक टैक्टिक और एक लेवरेज के टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो टेबल पर कंसेशंस लेने के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकें। देखिए, ये समझना मुश्किल थ्रेट ये एक समझाना मुश्किल थ्रेट है और गेम के शुरुआती दिन हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही नई गेम में शामिल होंगे, वो इस सब चीज़ को अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। ट्रम्प अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, अगर वो इसको फ़ॉलो थ्रूआउट करते हैं, तो उन्हें अमेरिकन पब्लिक को भी ये समझाने की ज़रूरत पड़ेगी कि जब उनको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, तो उनका पहला एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर कैसे नॉर्थ अमेरिकन इंपोर्ट्स को और महँगा बना सकता है, इसके ऊपर उनको शायद दोबारा विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी वो अपने थ्रेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऐसे थ्रेट जो उनके एनिमीज़ और एलाइज़ के ऊपर लटक रहे हों, नेगोशिएशन शुरू होने से पहले ही बहुत काम कर जाता है। डोनाल्ड ट्रम्प की धमकियाँ किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंट्री को टेबल पर लाने से पहले इतना डरा देती है कि वो व्यक्ति अमेरिका के फ़ेवर में ही पॉलिसी साइन करके चला जाता है। तो दोस्तों, आखिर में इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि ये सारी टैरिफ वार या ट्रेड वॉर जो है वो अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए नेगेटिव साबित ना हो और अमेरिका या डोनाल्ड ट्रम्प के जो एम्बिशंस हैं अमेरिका को लेकर वो पीसफुली ही रिज़ॉल्व हो जाएँ। चाहे वो रशिया को लेकर हैं, चाइना को लेकर हैं, कनाडा, मेक्सिको या ग्रीनलैंड को किसी भी कंट्री को लेकर है। हमारा एनालिसिस इतना ही रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय। जय हिंद।